बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 जर्नल ग्रुप, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। बेटा हमने से चैप्टर ग्रेड 9 में हम इसी बुक को स्टडी कर रहे थे ना। इसके रिमेनिंग पार्ट्स को हम मैट्रिक क्लास में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मैट्रिक क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, हम चैप्टर नंबर 7 से अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स सब हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं वो सब वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसमें हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं, उसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिजिट्स भी इंक्लूड होते हैं। मुख्तलिफ फ्रैक्शन टाइप भी सवालात होते हैं। ठीक है नाउ, अब हम इस चैप्टर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल। ना इसी चैप्टर में हमारे पास है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कि आपके पास कौन कौन सी टर्म्स होती है। कुछ हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, कुछ हमारे पास नेगेटिव टर्म्स होती हैं। अच्छा, अगर आपके पास जस्ट एक वैल्यू सिंपल सी लिखी हुई होगी 6, दिस इज़ वन टर्म होती है। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ एक टर्म होगी। लेकिन 2x माइनस 7 ये दो वैल्यूज हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड टू टर्म्स। सही, यहाँ पे हमारे पास x² प्लस y² माइनस रूट z, तो ये हमारे पास 3 टर्म्स होंगी, यानी 1 2 3। अब चाहे आपके पास रूट हो, चाहे वेरिएबल साथ में हो, चाहे वेरिएबल की वैल्यू हो और एक सिंगल डिजिट हो, ये सब टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है बेटा, हमने ये हेडिंग स्टडी की टर्म्स एंड एक्सप्रेशन। आपका सवाल होगा कि मिस ये चैप्टर नंबर 7 की क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो बेटा मैं आपसे कहूँगी कि आप ज़रूर पढ़ते जाएं और लिखते जाएं इंपॉर्टेंट बातों को, ताकि आपके माइंड में रहे। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले साल में भी आपके अगर इस तरह से MCQ टाइप पेपर्स होते हैं तो आपके लिए ये आसानी होगी, आपको रिमेंबर हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि बेटा अगर आपके जिस तरह पेपर सबके होते थे हर साल, इसी तरीके से भी हुए, जब भी MCQs 15 to 20 MCQs तो लाजमी होते हैं ना। हम आगे बढ़ते हैं। कोफिशेंट किसे कहते हैं? जो भी वेरिएबल के साथ वैल्यू होती है, वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो सब कोफिशेंट कहलाती है। 3x माइनस 9y, द कोफिशेंट ऑफ x इज़ 3 एंड द कोफिशेंट ऑफ y इज़ माइनस 9। यहाँ पे हमारे पास कोफिशेंट क्या है? वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होगी वो -9 कहलाएगी, वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होगी वो 3 कहलाएगी। ये हमारे पास कोफिशेंट होते हैं। मैं यहाँ से आपसे पूछूं तो वेरिएबल के साथ जो कोफिशेंट है 2, वो कोफिशेंट है। दिस इज कांस्टेंट। जब आपके पास वेरिएबल नहीं होगा तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। यहाँ हम कोफिशेंट तक स्टडी कर चुके थे ना। पॉलिनोमियल को स्टडी करते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है, कंप्लीट सेंटेंस है, उसमें वेरिएबल्स वगैरह मौजूद है, कोफिशेंट, कांस्टेंट, ये सब मौजूद है। कुछ सवालात आपके पास इसमें प्लस में होंगे, कुछ वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव होंगी। ये तमाम जो है इन चीज़ों को जो है वो हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल में भी कुछ टाइप्स होती हैं, मोनोमियल होती है, बाइनोमियल होती है, मल्टीनोमियल्स होती हैं। अभी हम फिलहाल स्टडी करते हैं मोनोमियल को। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल वैल्यू। जस्ट आपके पास सपोज डेट कि ये -7 नहीं लिखा हुआ, जस्ट आपके पास 2x लिखा हुआ है, तो दिस इज़ मोनोमियल। मोनोमियल में वन एक्सप्रेशन होता है। अब चाहे वो डिजिट हो सिंगल, या फिर आपके पास कोफिशेंट के साथ एक वैल्यू, जस्ट वन वैल्यू हो, वन टर्म हो, दिस इज़ कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, जैसे कि 6 हैं, 3x है, 0 is a monomial. A polynomial consisting of two terms is called binomial, जिसमें 2 terms होती हैं, this is called 2 terms। तो ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल के लिए 2 terms का होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है 2x माइनस 3y 3x माइनस समथिंग, ये बाइनोमियल कहलाता है। एक ट्राइनोमियल भी होती है, इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। ट्राइनोमियल जिसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं, मल्टीनोमियल जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो भी हमारे पास मल्टीनोमियल्स में कहलाती हैं। तो आई होप सो कि पॉलिनोमियल में हम टाइप को जो है वो स्टडी कर चुके हैं कि मोनोमियल होती है हमारे पास, बाइनोमियल होती है। मोनोमियल में 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है बेटा, नाउ अब हम स्टडी करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर को। डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने घर पे जाते हैं, सपोज इट आप अपनी घर पे अगर आप किसी भी फ्लोर पे रहते हैं और आप अपनी बिल्डिंग में इंटर होते हैं, तो सबसे पहले आप
इंटर होंगे बिल्डिंग में, ग्राउंड को आप क्रॉस करते हैं, देन फर्स्ट, सपोज दैट आपका घर जो है वो 4th फ्लोर पे, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट फ्लोर को क्रॉस करते हैं, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, आप डायरेक्ट कभी 4th फ्लोर पे नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े की जानिब, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे की जानिब जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, आगे की तरफ आप जा रहे होते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। डिसेंडिंग ऑर्डर, आप 4th फ्लोर पे मौजूद हैं, आप स्कूल की बाउंड्री में आ रहे हैं, आपको आना है स्कूल, या आप कहीं भी मदरसे या ट्यूशन्स वगैरह भी जा रहे हैं, तो उस वक्त आप 4th फ्लोर को क्रॉस करते हैं, देन 3, देन 2, देन 1। सीधा अम्मा फाउंडेशन की बिल्डिंग में भी अगर आप मौजूद हैं, तो आई थिंक अगर आप 4th या 3rd फ्लोर पे भी अगर आपकी क्लास मौजूद है। ना अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं। बेटा आप कोशिश कीजिएगा, ये चैप्टर की स्टडी कीजिएगा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं आप वो लिखते जाइएगा, ठीक है। MCQs आपके, चाहे आपके पेपर 3 आवर्स का हो या 2 आवर्स का, बेटा MCQs लाजमी होते हैं, 15 से 20, 30 MCQs आराम से आ जाते हैं, तो इसलिए बराए मेहरबानी प्लीज़ आप ये लिख ज़रूर लीजिएगा। हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। y³ प्लस 5y² प्लस पावर 1 प्लस 2। अब हम इसकी पावर्स के ऊपर गौर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब, देन आप स्टडी करें, हम सिर्फ पावर को कंसीडर रखेंगे। याद रखिएगा कोफिशिएंट को हम कभी भी कंसीडर नहीं रखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम सिर्फ पावर को जो है वो कंसीडर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर है हमारे पास 3, देन 2, देन पावर 1, देन कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास डाउन, फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, देन सेकंड हाईएस्ट, देन सबसे लोएस्ट वैल्यू। तो यानी कि हम बड़े से छोटे की जानिब जा रहे हैं, तो इसका मतलब है दिस इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और याद रखिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो एंड में लिखी जाती है, ठीक। अब आप इस सवाल को देखिए, यहाँ पे 2 प्लस वाई प्लस 5y² प्लस y³। जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें कांस्टेंट वैल्यू शुरू में लिखी जाती है, डिसेंडिंग में कांस्टेंट वैल्यू एंड में लिखी जाती है, असेंडिंग में कांस्टेंट वैल्यू स्टार्ट में लिखी जाती है। दोबारा मैं बता देती हूँ, कांस्टेंट वैल्यू एंड में लिखी जाती है, और जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में होती है वो शुरू में लिखी जाती है। यहाँ पे पावर देखें, y की पावर 1, y की पावर स्क्वायर, y की पावर 3, यानी 1 2 3 स्मॉल से अप की जानिब जो है वो जा रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखिए, अगर हमें इस क्वेश्चन को कहा जाए 3y³ प्लस, अच्छा देखिए ये अपना बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये बिल्कुल सीक्वेंस में लिखे हुए, ये सीक्वेंस में नहीं है, हमें इसको अरेंज करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है y³ प्लस 2 प्लस 5y² प्लस y। अगर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में बनाना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को देखेंगे। आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो, हम हाईएस्ट पावर को स्टडी करते हैं। y³ प्लस 5y² प्लस y1 प्लस 2, वही फर्स्ट वाला बन जाएगा। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में कांस्टेंट को शुरू में लिखते हैं, देन y1 5y2 प्लस y3। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। नाउ बेटा अब हम एक्सरसाइज 7.1 की जानिब आते हैं। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक भी। कैसे करेंगे, सबसे पहले सवाल लिखेंगे, इसके बाद आप सोल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, दोबारा ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, हेडिंग लगाएंगे, देन असेंडिंग का आंसर लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर की हेडिंग लगाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर का आंसर लिखेंगे। याद रखिएगा बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और ये MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी करते हैं। y³ प्लस y माइनस 2y² माइनस 1, ठीक है। तो नाउ y³ प्लस y माइनस 2y² माइनस 1, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट वैल्यू y³ प्लस y माइनस 2y² माइनस 1, तो असेंडिंग ऑर्डर है। तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था, असेंडिंग ऑर्डर में हमने स्टडी किया है कि जो सबसे स्मॉल वैल्यू होती है। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर का ये सवाल है आपके पास। सबसे पहले हमारे पास जो कांस्टेंट डिजिट होगा, सबसे पहले हम डिजिट को लिखेंगे, देन स्मॉल पावर से हम स्टार्ट करते हैं। y की पावर 1 हम उसकी साइनों के साथ लिखेंगे, माइनस 2y² प्लस y³। डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अपोजिट चलेंगे, यानी कि हाईएस्ट पावर, सेकेंड हाईएस्ट पावर, देन इससे स्मॉल
सॉरी हाईएस्ट पावर, देन इससे स्मॉल पावर, देन इससे स्मॉल। डिसेंडिंग में डिजिट लास्ट में आता है, असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को स्टार्ट में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर है वाई क्यू माइनस 2y² प्लस वाई की पावर 1 माइनस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है 6 माइनस 7x 5 प्लस 8x 4 प्लस x क्यूब। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले डिजिट आपने लिखा, देन हाईएस्ट पावर सबसे स्मॉल पावर है x क्यूब, देन 8 4, देन माइनस 7 5। डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका रिवर्स हो जाएगा, -7x5 प्लस 8x4 प्लस x क्यूब प्लस 6। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हाई डिजिट्स को कांस्टेंट वैल्यू को लिखते हैं, देन स्मॉल पावर, देन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये रिवर्स हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुके होंगे। बेटा एक्सरसाइज 7.1 में 4 क्वेश्चंस को कर लीजिएगा याद से, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में भी करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। जब वर्क कंप्लीट हो जाए तो अपने कंसर्न टीचर को जो है वो इमेजेस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि टीचर्स की भी नॉलेज में हो आपने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 10x² माइनस 5x6 प्लस 3 माइनस 2x4 प्लस 4x1। असेंडिंग ऑर्डर है, पहले कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे प्लस 4x, देन 10x² प्लस के साथ आएगा नाउ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ऐड अप द एक्सप्रेशन। आपको याद होगा आपने चैप्टर 8 ग्रेड 8 में भी पढ़ा था ये ऐड अप द एक्सप्रेशन। जब ऐड की बात आती है तो ऐड के बारे में हम ये बात जानते हैं कि ऐड का मतलब प्लस करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है आपके पास 5x³ प्लस 2x² माइनस 1, ये कोमा लिखा हुआ है। 3x³ माइनस 7x² प्लस 8 कोमा x³ प्लस 2x पावर 1 प्लस 1। ये कोमास का मतलब है यहाँ पे हम ऐड की जगह पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ऐड में, हम क्या ये करते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू पावर्स होती हैं उसको अरेंज करके हम प्लस करते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये सवाल है एग्जाम्पल नंबर 3 है। आप कहेंगे मिस क्या ये करना है? बेटा कर लीजिएगा, जितना आप याद रखें मैथ में काम करेंगे ना उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। ये है यहाँ पे 6z² माइनस 4 माइनस 3z कोमा, ये कोमा है 6z प्लस लिखा हुआ ये सही है, प्लस 7z² माइनस 3 कोमा, ये भी कोमा है, माइनस 9z² माइनस 5z। हमें ऐड करना है। इसके दो वे, या तो आप हॉरिजॉन्टल वे में करें या आप वर्टिकल वे में करें। आपको जो भी वे समझ आता है आप उस वे से करें, लेकिन मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो काम करवाती हूँ वो हॉरिजॉन्टल करवाती हूँ। अब इन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से किया है आप इसको ज़रा समझें। इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले सेम पावर को एक साथ लिखा है। यहाँ पे 6z² माइनस 3z माइनस 4, ये इक्वेशन अरेंज की है। कैसे की? डिसेंडिंग ऑर्डर में की है। हाईएस्ट पावर, सेकंड हाईएस्ट पावर, देन कांस्टेंट। फिर सेकंड इक्वेशन में आए तो जो x² की पावर थी, यहाँ पे हम आए 7z² 6z माइनस 3 माइनस 9z² माइनस 5z माइनस 5। इन तीनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आंसर आएगा -7। बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है। फिर -7 माइनस 5 माइनस 12 आया, माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 माइनस प्लस 3z और माइनस 5z, तो आंसर आया हमारे पास 2z। प्लस 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 6 को 7 से प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12 एंड 13 में प्लस 13 में 9 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 4z² माइनस 2z। आई होप सो ये एग्जाम्पल समझ में आ चुकी होगी। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ चुकी है तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं।